बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 1 जून 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए जी 5 खबरें लाए हैं, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीर हैं। तस्वीर और वीडियोस का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, जहां पर एक वीडियो दिखाएंगे जहां पर जो नून लीग का अपकमिंग, जिसने अपने आप को अभी से वजीर आजम डिक्लेयर कर रखा है, उसको गालियां पड़ रही हैं। तो ये गालियां हैं, सुनाई दें ना दें इनकी मर्जी है, लेकिन वो आज चीख पड़ा है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के हम एक एक हलके को आपके सामने डिस्कस करने के लिए एक सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं कि कौन कितने पानी में है। इंशाअल्लाह ये जो रिजल्ट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आएंगे, कुछ सर्वेज। इसके अलावा जो तीसरी खबर है वो ये है कि लकी सीमेंट है पाकिस्तान में। इन लोगों ने जितना बड़ा डाका पाकिस्तान की सरजमीन पर मारा है, आप कानों को हाथ लगाइएगा, कितने अरब लगाए और कितने 100 अरब इन्होंने कमाए, ये गवर्नमेंट का है। और आखिर में हम आप डिस्कस करेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिस तरह ये अदालत की सीढ़ियां चढ़ी है, कानों को हाथ लगाइए। ये एक बीबी की जमानत हुई है, उसने हमें आज इस बारे में बताया है। पीटीआई सो गई लेकिन हम जागते रहेंगे। सबसे पहले चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान। वहां पर जो हफीजुर रहमान है, ये आपे से बाहर हैं। इन्होंने इकरार किया है कि वो जहां भी जाते हैं उनको गालियां पड़ती हैं और ये गालियां पीटीआई के लोग देते हैं। अगर अब हमें गालियां दी तो हम जो है सारी हदूद जो है उसको फलांग लेंगे। तो पहले आपने कौन सी हदूद का ख्याल रखा हुआ है? ना बच्चियों की इस्तें सलामत हैं, ना ही कोई कानून नाम की पाकिस्तान में चीज है। अगर इतने आप अच्छे और पॉपुलर सियासतदान होते तो 2020 के इलेक्शन में आपका तीसरा नंबर था। पहले नंबर पर थे फतीउल्लाह खान, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दूसरे नंबर पर जो क्लोज मार्जिन था वो जमील अहमद थे, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। जनाब जो थे, इस दफा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है पूरे पाकिस्तान में, गालियां तो पड़ती हैं, ये तीसरे नंबर पर थे और आपको जो वोट पड़े थे 5820 वजदेवारों में। तो अब आप बगैर इलेक्शन लड़े इतने बड़ी सरजमीन के आप वजीर आजम बनने चले हैं, तो पहले जरा हाथ मुंह धो लीजिए और पहले वोटों का इंतजार कीजिए। इस दफा लोग जो है ना अपना मैंडेट बचा कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान। ये पहले वीडियोस देखिए। इस वीडियोस में आपको सर ही सर नजर आ रहे हैं, कोई लीडर नहीं है। हर तरफ आपको पीटीआई के झंडे नजर आ रहे हैं, यूथ नजर आ रही, और यही जो यूथ है, ये जो बच्चे हैं जिनकी उम्रें 18 से 25 और 30 साल के दरमियान हैं, बुजुर्ग भी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने इस हुकूमत की और इस हुकूमत को चलाने वालों की नींदें हराम कर रखी हैं। वो इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। अब ये वीडियोस में आपको जो नजर आ रहे हैं झंडे, कुर्बान जाऊं, ये तहरीक इंसाफ के हैं, इमरान खान की तस्वीर हैं, और इनकी मौजूदगी में ये चाहते हैं कि हम जो इलेक्शन जीत जाएं। हजूर, आप इलेक्शन नहीं जीतने वाले। तो सबसे पहले चलते हैं जी वहां पर गिलगित 1 की तरफ। गिलगित 1 जो है ये बहुत जबरदस्त यहां पे मुकाबला है। अपोजिशन लीडर जो है अमजद हुसैन अजहर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, यहां पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत मुकाबला है। और इनका जो मुकाबला है वो अलियास सदीकी है। उनका इंतखाबी निशान खैमा है और ये मजलिस वादतुल मुस्लिमीन और तहरीक इंसाफ के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। याद रखिए, पिछली दफा यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब रही थी और हर दिल अजीज पार्टी नून लीग का मुकाबले में कहीं भी नजर नहीं आ रही। अब ये इलाका है। अब आप चलते हैं दूसरा गिलगित 2 पर। यहां पर जो असल मुकाबला है, यहां पर जो वजीर आजम की सीट है वो पड़ी है। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है अतीक पीरजादा है। इंतखाबी निशान ट्रांसफार्मर है। हाय अल्लाह, दुनिया जहान का कोई निशान नहीं है जो पीटीआई वालों को ना मिला हो। और पिछली दफा भी यहां पर जो पीटीआई थी उसका फतीउल्लाह खान, उसने मैदान मारा था और यहीं पर हफीजुर रहमान साहब अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिन्हें यहां से गालियां पड़ती हैं।
तो यहां पर जो टोटल वोट हैं जी 33,733 हैं। यहां पर किस्मत का फैसला होगा, लेकिन एक बात तय है, जो असल मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपीपी के जमाल अहमद के दरमियान है। काफी दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन जो मजमूई सूरत हाल है, पिछली दफा जीत गए थे, इमरान खान का जादू भी सर चढ़कर बोल रहा है, तो यहां पर पीटीआई एज हासिल किए हुए है। अब चलते हैं जी गिलगित 3 पर। यहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सैयद सुहेल अब्बास हैं, इनका इंतखाबी निशान टोपी है। और जो पीटीआई के थे जो पिछली दफा सैयद सुहेल अब्बास, ये इस दफा भी इसी सीट पर रिपीट करेंगे। यहां पर जो टोटल वोट हैं जी 34,103 हैं, और इनका जो मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इसलिए है कि इस कैंडिडेट जो सैयद सुहेल अब्बास हैं, इनके बारे में खबरें आ रही हैं कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। यूं गिलगित 3 पर अगर यह खबर झूठी साबित हो जाती है कि सैयद सुहेल अब्बास ने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, तो ये सीट किसी भी सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती। वैसे ही जैसे फार्मूला है कि अगर आजाद और मजबूत कैंडिडेट इसलिए छुड़वाया जाता है कि वो जीत रहा हो, तो ये गिलगित 3 है। तो गिलगित की तीनों सीटों में 2 पर तहरीक इंसाफ फतह हासिल कर सकती है। अब नगर 1 GBA 4G, ये यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है उसका नाम है जुल्फिकार अली बहिश्ती साहब, अल्लाह ताला इनको बहिश्त में ले जाए। इनका इंतखाबी निशान मीनार है। कुल वोट जो है 23,117 वोट हैं यहां पर, और पिछली दफा यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब रही थी। यहां अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं मोहम्मद अली अकबर, उनको एज हासिल है। यूं नगर 1 पर जो राय आमा है, जो सर्वे बता रहे हैं कि यहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुल्फिकार अली बहिश्ती हैं, ये अपसेट अगर जीते तो अपसेट होगा, बसूरत दीगर यहां पर पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो जबरदस्त है। अब नगर 2 GBA 5, यहां पर जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है, जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, याद रखिए इस दफा जो सबसे अच्छा तहरीक इंसाफ ने इल्हाक किया है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से किया है। यहाँ की जो अक्सरियती आबादी है वो अहले तशरीह पे रखती है। अक्सरियत इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम 35 या 30% के करीब जो अहले तशरीह हैं यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। तो इसके अलावा जी जो इंतखाबी निशान है उस बेचारे का वो खायमा है। वहां का जो टोटल वोट है वो 14,000 हैं, और यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो कैंडिडेट था 2020 में, उसकी पोजीशन आखिरी थी, और असल मुकाबला जो है इनका जावेद अली से है। जावेद अली का ताल्लुक जी बताया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो ये जो इंतखाबात हैं यहां पर जो गिलगित से लेकर नगर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 सीटों और जो पीपल्स पार्टी है वो 2 सीटों पर आगे है। वहां पर जो पीपल्स पार्टी का जो एज हासिल है उसे अहले तशरीह का बिल्कुल वोट है। वहां के जो उसके कैंडिडेट हैं वो अपना जाती वोट बैंक भी रखते हैं, इस बुनियाद पर नजर आ रहा है। आगे जी 6ठी है, ये आज के सिलसिले की आखिरी होगी, कल आगे हुंजा जी GBA 6, यहां पर सबसे दिलचस्प मुकाबला है। अगर किसी एरिया को रेड लाइन में मुबसरीन ने रखा हुआ है तो ये हुंजा 6 है। यहां पर जो है जो पिछली दफा थी 2020 के इलेक्शन में उबैदुल्ला बेग पीटीआई के वो कामयाब ठहरे थे। तो इस जहां पर जो वोट रजिस्टर हैं वो हैं जी 43,603 हैं, और यहां पर PMLN के जी प्रिंस सलीम खान बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, और जो नेक नाम करीम है, नेक नाम करीम, नाम बड़े जबरदस्त हैं पीटीआई वाले को, बहिश्ती और करीम हैं, नेक हैं। इनका इंतखाबी निशान क्रिकेट विकेट है।
اور امتیاز الحق پیپلز پارٹی کے ہیں. یہ جو ہنزا ون ہے، یہ جو GBA 6 ہے، یہ اس لیے دلچسپ ہے کہ کوئی بھی امیدوار یہاں سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہنزا کی یہ سیٹ اگر پاکستان تحریک انصاف نکال کے لے جاتی ہے تو بلیو می، اگر یہ اپنا جو انتخابی جو نتائج ہیں ان کی حفاظت کر سکیں، پاکستانی اور پنجابیوں کی طرح سوئے نہ رہے، گلگت کا وزیر اعظم بنانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. جاتے جاتے ایک اور جی ہے بڑا اچھا ہے، سکردو 1 کا ہم آپ کے رکھتے ہیں، یہ GBA 7 ہے. یہاں پر جو پچھلے سال کامیاب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے راجہ محمد زکریہ، یہ کامیاب ہوئے تھے. اور سید مہدی شاہ، یہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں گلگت کے. سید مہدی شاہ، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا. اب انہوں نے پیپلز پارٹی نے سید توقیر مہدی کو ٹکٹ دیا ہے. اور یہ جو سیٹ ہے یہ بھی زبردست ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پچھلی دفعہ یہاں سے سیٹ لے اڑی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی جو قید کی ہے مشقتیں، مصیبتیں، اس کی مظلومیت کا بیانیہ ہے، اس کے جو لیڈران ہیں ان کو داخل نہیں دیا جا رہا. اور آج خیر گوہر صاحب تو پہنچے ہیں، لیکن گوہر صاحب کی وہ مقبولیت نہیں ہے جو ایک پارٹی چیئرمین کی ہوتی ہے، بصورت دیگر ایک مقابلہ ہے. اب یہ حالات واقعات ہیں، کل انشاءاللہ ہم ساتھ سے آگے چلیں گے. اب دیگر خبروں کی طرف چلتے ہیں. یہ جو پاکستان ہے کتنا لوٹنا ہے ان لوگوں نے. ایک خیال رکھیے، ایک پارٹی ہے اس کا نام ہے لکی سیمنٹ والے. جی لکی سیمنٹ والے، انہوں نے پاکستان میں سیمنٹ بنانے کے لیے 3 ارب روپیہ لگایا. کتنا جی؟ 3 ارب روپیہ لکی والوں نے انویسٹمنٹ کی. اور انہوں نے 2021 سے لے کر 2025 تک 103 ارب روپیہ، سننے میں غلطی تو نہ ہو، 103 ارب روپیہ ان لوگوں نے کمایا ہے. سادہ الفاظ میں 100 ارب روپیہ خالصتاً پروفٹ لکی سیمنٹ والوں نے پاکستان میں رہ کر کمایا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ اس کا مالک کون ہے، اس کے شیئر ہولڈر کون ہے، تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، لیکن جان بوجھ کر نہیں بتائیں گے، کیونکہ کل اس بابت ہم ایک علیحدہ پروگرام رکھنے چلے ہیں اور بڑے بڑے جو شریفوں کے نام ہیں اس میں آ جائیں گے تو آپ کو سن کر مزہ آئے گا. آج صرف ہم سنسنی جو ہے یہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. کل ہم نے آپ کو ایک خبر کے بارے میں کہا تھا کہ عمران خان سے جو ملاقات ہے جنرل کیانی کی، ریٹائرڈ کی آرمی چیف کی، وہ ہوئی ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں ہوئی جی. ایک پاکستان کا مشہور جرنلسٹ ہے، کالومسٹ ہے، سینئر ترین استاد محترم ہارون الرشید صاحب، ان سے زیادہ کوئی بھی آدمی جنرل کیانی کے قریب نہیں ہے. یہ آج سے نہیں ہے، وہ جب آرمی چیف نہیں بننے تھے اس سے پہلے کے ان کے تعلقات ہیں، اور جب آرمی چیف تھے تو پھر تو بہت ہی زیادہ دوستی تھی، گہرائی تھی. ان کے بقول کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. یہ تمام کی تمام جو خبر تھی یہ جھوٹ پر مبنی تھی. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو جتنے بھی ریٹائرڈ آرمی کے جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کی اب موجودہ سیٹ اپ میں وہ عزت نہیں ہے. ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں پھر آپ سمجھ جائیں گے. ختیجہ شاہ، یہ ایک آرمی چیف کی رشتہ دار تھی. اس بارے میں پریشر بلٹ ہوا کہ کسی طرح سے اس بچی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، اور پھر پورے پاکستان نے دیکھا کہ وہ سلوک اس بیچاری کے ساتھ ہوا کہ اس کی جو چہرے کی جو خد و خال ہیں وہ بھی اس کے تبدیل ہو گئے. اتنا زیادہ اس نے کیا تھا. تو یہ صرف اور صرف ایک فیک نیوز اس لیے گڑی گئی بقول علیمہ خان کے، جس میں وزن بھی ہے، کہ یہ جو ان لوگوں پر پریشر کریٹ ہو رہا ہے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے والا، یہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ اپنے جال میں خود ہی پھنس چکے ہیں. قوموں پر، لیڈروں پر، جماعتوں پر مشکل ٹائم آتے رہتے ہیں. مسلمانوں کی ہسٹری ہے، ہم نے تو بڑے بڑے جو لوگوں کی ہسٹری پڑھی ہے. آپ
حضرت امام जाफर से लेकर आखिरी इमाम तक आ जाएं, या हजरत इमाम अबू हनीफा से लेकर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल तक आ जाएं, तो तमाम लोगों ने जी कैदें भी बर्दाश्त की हैं, कोड़े भी हैं, और उन्होंने हक का रास्ता नहीं छोड़ा। कहने का मकसद ये नहीं है कि हम इमरान खान को उनसे कंपेयर करवा रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जो आदमी भी जितनी बड़ी सीट पर और अपने ओहदे पर या लीडर बनता है, तो फिर उस पर मुश्किलात उसी हिसाब से आती हैं। तो अल्लाह ताला इमरान खान पर रहम करे। अब इमरान खान की तकालीफ तो आपने देखी। एक खबर हम आपसे शेयर करने चले हैं। आज टीएलपी की, ये पाकिस्तान में एक कलदम सियासी जमात है जो आजकल इंतहाई खामोश है, कोई इसका स्पोक्समैन नहीं है। उनकी एक औरत जी, इमरान खान का नाम बार बार आ रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को उसने अदालत, उनकी क्योंकि केस तो चलते हैं ना जी, उसने उसको देखा है सीढ़ियां चढ़ते हुए। वो कहते हैं उसकी जो पिंडलियां हैं उसमें सोजिश हो गई है, सांस की उनको तकलीफ है, और उनका वजन जो है ये बहुत बढ़ गया है, और अब वो चलने फिरने से तकरीबन कासिर हैं। अदालत में जहां पे ट्रायल हो रहा है उसकी 3 सीढ़ियां हैं जी, और डॉक्टर यास्मीन राशिद जब सीढ़ियां चढ़ती है तो वो सीढ़ियों पे बैठकर फिर ऊपर स्टेप पर जाती है, फिर ऊपर कदम रखती है, और यूं बैठकर वो जो सीढ़ियां हैं वो उनको क्रॉस करती है। तो कैंसर की मरीज है, पाकिस्तान की सारी जिंदगी उसने खिदमत की है। सियासी आप ना माने, इमरान खान के साथ एफिलिएशन उसको एक साइड पे रख दें, सिर्फ नवाज शरीफ को जिस तरह उसने हराया एक आम सियासी वर्कर ने, उसका क्रेडिट तो है, लेकिन बहसीयत डॉक्टर उसने लातादाद लोगों को जो है इलाज बख्शा है। अल्लाह ताला उसकी जो मुश्किलात हैं वो कम करे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, हमारे सुनने वाले हों, वो एक मजलूम औरत है। खुदा कसम, कभी हमने कसम नहीं उठाई आपके सामने, वो दहशतगर्द नहीं है, वो कोई क्रिमिनल औरत नहीं है, वो इस मुल्क की आन है, शान है, और उसको सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत के जुर्म में कैद किया गया है बसूरत दीगर 9 मई वाले दिन। वाहिद पाकिस्तान की वो लीडर थी तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से जो स्पीकर के जरिए कह रही थी कि बहर आ जाओ, आप गलत कर रहे हो। लेकिन यहां पर जिस आदमी ने भी अच्छाई की है उसके साथ हमने ऐसा ही सलूक किया है। एक आपको खबर देते हैं, तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद और कश्मीर के इंतखाबात के बाद अगर वहीं फार्म 47 के जरिए से इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट उनको कुचल देती है, उनके मैंडेट को छीन कर नून लीग या पीपल्स पार्टी को दे देती है, तो फिर ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक इंतहाई बुरा दिन के साथ साथ एक अलार्मिंग खबर ये होगी कि तहरीक इंसाफ अपनी जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं यहां से इस्तीफे दे देगी। बिल्कुल एक इंतहाई आला मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये एजेंडा रखा गया था कि इसके बावजूद, हमारी इतनी ताबेदारी के बावजूद, इतनी शराफत के बावजूद, इतने जुल्म बर्दाश्त करते हुए उफ न करना, इसके बावजूद भी अगर हमारे लिए अब भी ये हालत है कि हमारी जीती हुई सीटें वो इन हारे हुए लोगों को जो पाकिस्तान में करप्शन में मुलव्वस हैं, पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, उनको दे दी जाती है, तो फिर इससे बेहतर है कि हम लोग जो हैं इस्तीफा दे दें। तो ये जब इस्तीफा देंगे तो फिर बात तो एक ठीक है, जो राजा रियाज जैसे लोग अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, लेकिन अब हालात इंतहाई तब्दील हो चुके हैं, नफरत बहुत फैल चुकी है। अरे जरा सुनिए, एक आखिर में आपसे खबर डिस्कस करते हैं। ये 9 मई करते हैं ना, लाहौर में 400 के करीब अंडर कस्टडी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और 600 के करीब जो बंदे कैद हैं वो हैं टीएलपी के जनाब। ये एक टीएलपी तहरीक लाम ये बैग। तो इन लोगों जो 1000 आदमी अंदर पड़ा है और जो आम ट्रायल के लोग हैं वो इससे अलावा हैं, तो हजूर अनवर इन 3-4 हजार मुकदमात के लिए जो वहां पर पड़े हैं, इन लोगों के जो केस लगे हुए हैं, वहां पर जज नहीं है, ओनली 2 जज बैठे हैं
पूरे लाहौर में। और मुकदमात देखें, एक जज के पास हर रोज 90 से लेकर 100 केस तक होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मजीद मुकदमात के फैसले नहीं होने, जजों की शॉर्टेज पैदा हो गई है या अपनी मर्जी के जज नहीं मिल रहे। तो ये अदालत आलिया लाहौर जो उनकी हेड है, उनको सोचना चाहिए कि उनके पल्ले अब क्या पड़ रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से अगर इंसाफ मिलता होता ना, तो कब के दुनिया में जज जो हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर अपना वर्ल्ड कप जीत लेते। तो लाहौर में आप दाखिल हो ना जी, अदालत अपना हाई कोर्ट के अंदर, तो पहले यहां पर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, अब वहां पर 14-14, 20-20 मंजिला, दोबारा कह रहा हूं, 14 से लेकर 20-20 मंजिला तक इमारतें, एक अरबों रुपए लगा दिए गए, अरबों हाँ रुपया इन लोगों ने इन अदालतों की रेनोवेशन पे लगा दिए। लेकिन जिन लोगों ने लोगों के मुकदमा सुने हैं और जो जेलों में इस गर्मी में कैद पड़े हैं, उनके लिए इतने जज नहीं हैं। टोटल वहां पे 7 जज होने चाहिए। कितने? 7। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जज, और एक जज जो बैठा है वो जमानतें सुनने के लिए बैठा है। ट्रायल जाए भाड़ में, और किसी एक की जमानत नहीं हो रही। तो ये पाकिस्तान का वो नोहा है जो पाकिस्तान की अदालतों के सामने हमने रखा है। तो आखिर में हम दुआ भी मांगते हैं, तो हमारी परवरदिगार से ये दुआ है, ऐ मेरे अल्लाह, हालात पाकिस्तान के आपके सामने हैं, तू तो दिल के उन राजों को भी जानता है जो कोई दीगर नहीं जान सकता। हमारी असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान डूब रहा है। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे इस पाकिस्तान को बचा ले। पाकिस्तान की फिक्र किसी को नहीं है। अगर होती तो हमारे जो दरियाओं के दरिया, लोगों की नहरें चोरी होती हैं, हमारे दरिया चोरी हो रहे हैं, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है। एक परवाह है हमारे हुक्मरानों को, किस तरह उनका इक्तदार कायम रहे और उनकी करप्शन की रकम संभाली रहे। ऐ अल्लाह, इन करप्ट तरीन लोगों से हमारी जान छुड़वा। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है बिल्कुल गैर महफूज है। अगर वो इन लोगों के हाथों ना मरे तो वो जैली दवाइयों से मर जाएंगे। उनसे बच गए तो मेरिट की जो ज़बह करना है उसकी वजह से आकर वो बेचारे मिट जाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने पढ़कर प्रैक्टिकल लाइफ में आना है तो उनकी जगह पर जो इस जैसे कमाश के लोग हैं जो मुल्क पे हुक्मरान बने बैठे हैं, उनका हक मार देंगे। तो ऐ अल्लाह, हमारी नई नस्ल की सर्वाइवल के लिए जो पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगी, इन लोगों से पाकिस्तानियों की जान छुड़ा। ऐ अल्लाह, दुआओं को तू सुनने वाला है, तू पसंद करने वाला है। हम गरीबों की दुआएं कबूल फरमा, इन लोगों से हमारी जान छुड़ा। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।